आज सनासर में हमारा दूसरा दिन है। लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा, मैं सनासर पहुंच गया था, जिसमें मैंने सनासर की कुछ बेहतरीन लोकेशंस कवर की थी। और आज हम सनासर की कुछ और हिडन लोकेशंस कवर करने वाले हैं। ये सनासर की पार्किंग है और यहाँ का लोकल बस स्टैंड भी यही है। और इसी एरिया में आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए यहाँ पर वैष्णो भोजनालय उपलब्ध हैं। और अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो उसके ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। लाइट स्नैकिंग के लिए टी स्टॉल, मैगी और कलाड़ी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर सुलभ शौचालय भी उपलब्ध हैं। और पार्किंग से ही रास्ता जाता है सनासर मीडो की तरफ। मेन गेट से एंटर करते ही एक तरफ दिखता है JKTDC का होटल, जहाँ पर आप एडवांस बुकिंग के थ्रू रूम्स बुक कर सकते हैं। और होटल के ठीक सामने है एक सेल्फी पॉइंट। यहाँ से मीडो की तरफ दो रास्ते जाते हैं। पहला इस पहाड़ी से ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ, और अगर आपको ये रास्ता मुश्किल लगे तो आप साइड पे बने हुए ट्रेल से होकर भी जा सकते हैं। आई डिसाइडेड टू ट्रैक डाउन दिस हिल। और इस रास्ते पे आता है ये व्यू पॉइंट, जहाँ से सनासर का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। झील से दाहिने तरफ का रास्ता जिप लाइन और नाग मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ से देखने पे ये मीडो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हम इस झील की तरफ बढ़ते हैं तब हमें इसके आकार का अंदाज़ा होता है। अगर आप ज़्यादा चलने वालों में से नहीं हैं तो हॉर्स राइडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। हॉर्स राइडिंग पे आप इस मीडो के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। और झील के बाईं ओर हैं JKTDC के हट्स। इन हट्स की बुकिंग JKTDC के ऑफिशियल वेबसाइट से की जा सकती है। और बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। ये हट्स बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बनाए गए हैं और यहाँ से ठीक सामने देखते हैं इस मीडो के ये खूबसूरत नज़ारे। सनासर की खासियत सिर्फ इस मीडो की खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि इसकी बनावट में भी है। यह वाहिद ऐसा मीडो है जिसका आकार एक कटोरी के जैसा है और इसीलिए इसे कप शेप मीडो भी कहा जाता है।
झील के पास आएं तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। वाटर सॉर्बिंग, क्लब हाउस, ट्रैम्पोलिन और शिकारा राइड भी। यहाँ की शिकारा राइड काफ़ी इकोनॉमिकल है और ये शिकारा राइड लेते हुए झील के बीच पहुंचकर आपको समझ आएगा कि क्यों इस मीडो को एक कप शेप मीडो कहा जाता है। कुछ अरसे पहले यहाँ पैराग्लाइडिंग भी हुआ करती थी, जो कि फिलहाल देखने को नहीं मिली। बात करें इस लेक की तो माना जाता है कि ये एक ग्लेशियर लेक है, जिसकी रचना लास्ट आइस एज के दौरान हुई थी। उस वक्त ये झील 2500 कैनाल के एरिया में फैली हुई थी, जो कि अब बदलते हुए पर्यावरण और अंडरग्राउंड सीपेज की वजह से बहुत ही सीमित हो चुकी है। पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर इस लेक की कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। मैं ट्यूलिप गार्डन की तरफ निकल ही रहा था कि मेरी नज़र झील के किनारे पे बने इन पाथवेज पर पड़ी और फिर मैंने सोचा क्यों ना यहीं से आगे की तरफ बढ़ा जाए। जितनी खूबसूरत ये झील है उतना ही खूबसूरत है इसके किनारे से जाता हुआ ये रास्ता। यहाँ से गुजरते हुए इस झील के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और साथ में ही दिखता है सनासर मीडो का एक ग्रैंड पर्सपेक्टिव। आसमान बादलों की घनी चादर से ढक चुका था। सामने शांत सनासर झील अपनी पूरी खामोशी में ठहरी हुई थी। झील के निर्मल पानी में देवदार के ऊंचे पेड़ों की साफ छवि दिखाई दे रही थी और दूर तक फैले हुए देवदार के जंगल इस दृश्य को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। सामने से आती हुई ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर गुजर रही थी और हवा का हर झोंका अपने साथ एक अनकहा सुकून लेकर आ रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर सा गया हो और इस खामोशी में बस प्रकृति अपनी बातें सुना रही हो। अब बढ़ते हैं यहाँ से ट्यूलिप गार्डन की तरफ। ये ट्यूलिप गार्डन की एंट्रेंस है और ये गार्डन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर, पार्क्स एंड गार्डन्स के अंडर आता है। ये गार्डन 25 कैनाल के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर ट्यूलिप्स की लगभग 25 के करीब प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। मार्च से अप्रैल के बीच इस गार्डन में आपको रंग बिरंगे ट्यूलिप्स देखने को मिल जाएंगे। इन ट्यूलिप्स के बीज नीदरलैंड से इंपोर्ट किए जाते हैं और भारत में ये ट्यूलिप्स सिर्फ हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान इनकी उगने की परिस्थितियों के अनुकूल रहता है। इस पार्क में ट्यूलिप्स की बहुत ही खूबसूरत प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं और इनका हर रंग एक अलग प्रजाति को दर्शाता है।
आमतौर पर माना जाता है कि ट्यूलिप सिर्फ नीदरलैंड्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि फूलों की ये प्रजाति मुख्यतः सेंट्रल एशिया और हिमालयाज़ के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है और फिर यहीं से सफ़र करते हुए 16वीं शताब्दी में ये फूल वाया टर्की नीदरलैंड्स पहुँचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इन फूलों की एक प्रजाति गड्डू वाले फूल के नाम से जानी जाती है और इनका जिक्र फारसी लिटरेचर में भी मिलता है, जिसमें इन्हें ललेह कहा गया है। अब बढ़ते हैं नाग मंदिर की तरफ। ये मंदिर सामने दिख रहे इस जंगल में स्थापित है। यहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला मैं आपको बता चुका हूँ और दूसरा इस झील के किनारे से होता हुआ जाता है। बाबा चौसर नाग जी का ये मंदिर 1400 साल से भी ज़्यादा पुराना है और हर साल सावन के महीने में यहाँ पर बंदराल बिरादरी द्वारा एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें भगत बिरादरी भी शामिल रहती है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक बाबा चौसर कुदरत और पशु पक्षियों के साथ गहरा स्नेह रखते हैं। इनका जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा चौसर मुख्य रूप से राजस्थान की एक मशहूर तीर्थ स्थल पुष्कर से ताल्लुक़ रखते हैं। पहली बार यहाँ पर आने वाले के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस वन वाटिका के बीच एक मंदिर भी मौजूद है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि ऐसा लगता है ये मंदिर बना ही ध्यान साधना के लिए है। मंदिर के ठीक सामने बाबा चौसर नाग जी के इतिहास की पूरी कहानी लिखी हुई है, जिसमें बाबा जी के सनासर में प्रकट होने से लेकर मंदिर की स्थापना तक का उल्लेख मिल जाता है। वक्त हुआ वापस जाने का तो बारिश की हल्की सी फुहार बरसने लगी, मानो वो हमसे मिलने आई हो, और ये लम्हा एकदम जादुई सा लग रहा था, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार को धीमा कर दिया हो। और बारिश के बाद हवा में मिट्टी की खुशबू यूं महक रही थी मानो धरती ने आसमान की बाहों में सुकून पा लिया हो। अब हम वापस पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके रास्ते में आने वाला था एक खूबसूरत ट्रेल। सनासर के इस हिस्से को बयां करते हुए खूबसूरत शब्द भी कम पड़ जाता है। ऊपर की तरफ से आ रहा ये रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है और यहाँ से वापस जाते हुए आप सीधा जिपलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। सनासर की टोपोग्राफी अपने आप में ही काफ़ी अद्भुत है। जिस ट्रेल पर मैं अभी चल रहा हूँ ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। सामने देवदार के पेड़ों के बीच से दिख रही सनासर झील एक जीती जागती तस्वीर के जैसी लग रही थी। अब आप इन नज़ारों के मज़े लीजिए, तब तक मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अब इस ट्रेल को छोड़कर मैं ट्रैक करता हुआ एक पहाड़ी पर आ गया था। यहाँ से दूर जंगल के बीच मुझे कुछ टेंट्स दिखाई दे रहे थे और पहाड़ पे थोड़ा और ऊपर आने पर मुझे दिखाई दी जंगल के बीच में बनी हुई ये एक्सोटिक कैंपिंग साइट।
यहाँ पर रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और करने के लिए बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी। और अगर आप कैंप में स्टे नहीं करना चाहते तो सनासर में होम स्टेज के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब ट्रैक करके मैं फाइनली पार्किंग के पास पहुंच चुका था और यहाँ से सनासर झील के कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे थे। इस रोड से हम सनासर में एंटर करते हैं और इसके साथ का ये कच्चा रास्ता जा रहा है कैंपिंग साइट की तरफ। शाम अब ढल रही थी और इसी के साथ वक्त हो गया था वापस जाने का। कुछ देर बारिश पड़ने के बाद टेम्परेचर में इतना सडन ड्रॉप आ गया था कि पीक समर्स में भी जैकेट पहनने की नौबत आ गई थी। और कुछ देर यहीं पर रुककर मैं नेचर के इन खूबसूरत नज़ारों को सोक इन करता रहा। नथा टॉप से गुजरते हुए हमें दिखे द इंडियन गोल्डन जैकल, जिन्हें हिमालयन जैकल भी कहा जाता है। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा सनासर का सफ़र। यह सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए सफ़र में। थैंक यू।